तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश पांडे जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। जगदीश सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन पोद्दार जी, ठीक कह रही हूँ? अब सवाल ये है कि अजीत प्रसाद का नाम ये बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई उनके पिताजी का हाथ उनके सर पे है, तो जीत तो जाएंगे ही ना। देखिए चित्रा जी, मैं कई बार कहता हूं कि राजनीति के अंदर अहम और वहम सबसे बड़ी बीमारी है। और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़ करके ये चीज बोल रही थी, कदाचित आप ये मान के चलिए उसी का परिणाम है कि 2024 के अंदर इनको बैकफुट पे आना पड़ा। और आज भी जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि मेरे हिसाब से बोलते हुए थोड़ा सा आदमी को इन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए कि जब जनता सुनेगी या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक है वो भी अगर सुनेगा तो उसको ये बात गले से कितनी उतरेगी। क्योंकि अभी जैसे मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि भाई 16 करोड़ हमारे कार्यकर्ता है। अगर आपके 16 करोड़ कार्यकर्ता है तो मेरे हिसाब से तो आपको 24 करोड़ से भी कम वोट मिले हैं। अगर एक कार्यकर्ता के घर में हम अगर 4-5 लोग भी मान के चले तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से आपके पास 70-75 करोड़ वोट तो आने ही चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है चित्रा जी, बोलने को कुछ भी हम बोल देते। रही बात दूसरी जो इन्होंने कही कि भाई विपक्ष ने जो है झूठ फैला करके, अरे भाई आप जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी आपके पास वर्क फोर्स है, तो फिर आप जनता को सच समझा क्यों नहीं पाए? तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात अब मैं करना चाहूंगा और वो ये है कि जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक ताकत दी, लेकिन उस ताकत के बाद में जो अहम और वहम की बीमारी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, कहीं ना कहीं वो अब इंडिया गठबंधन के साथ चस्पा होती हुई दिखाई दी। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या की फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, आप ये मान के चलिए कि उसको इन्होंने लड़ाई राम से बना दी। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो ये बात कह दी कि अयोध्या इन 2024 के चुनावों में हमने राम मंदिर आंदोलन को परास्त कर दिया। तो देखिए, मेरा यह मानना है कि चाहे अयोध्या, जब मिल्कीपुर की बात करें तो वो अयोध्या की सीमावर्ती सीट है और आप ये मान के चलिए वहां लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिनका कारोबार अयोध्या से जुड़ा हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब उनको जब ये चीज का जब ऐसे बयान उनको सुनने में मिल रहे हैं, या जो जिस तरीके से अयोध्या के राजा या अवधेश प्रसाद जी का जो जिस तरीके से एक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में जो उनका जो घमंड सर चढ़ के बोल रहा था, तो मेरा यह मानना है कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है वो इस चीज को भी कहीं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है चित्रा जी, आप ये मान के चलिए ये चुनाव आज की तारीख में इसीलिए अति महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि इस चुनाव के ऊपर मिल्कीपुर सीट इतनी ज्यादा जरूरी है निरंजन जी कि अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कितनी बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताऊं, आप ये भी समझ के चलिए कि जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छा सेनापति वो होता है कि जो कठिन मोर्चे के ऊपर अपनी छाती से छाती अड़ा दे, वो अच्छा सेनापति। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से राजनीतिक क्राइसिस से पीछे गुजरे हैं, 1-1.5 महीने पहले जब हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कुछ समझ लीजिए राजनीतिक आपस में वैमनस्य सा नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने मिल्कीपुर अपने खाते में ले ली और वहां पे जाकर के इन्होंने एक हिसाब से ये समझ लीजिए चैलेंज स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से आज ये चुनाव हॉट सीट बन चुकी है और महत्वपूर्ण सीट है। अब ये चीज देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी और या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, वहां पे जनता को कितना अपने पक्ष में ला पाते हैं। और समाजवादी पार्टी जो इनकी परंपरागत सीट 2022 में जहां बीजेपी को हार मिली, समाजवादी पार्टी सीट से जीती है, अब 2024 में क्या होगा? निरंजन जी, अब यहाँ पर मिल्कीपुर का जिक्र हो रहा है बीजेपी को लेकर के और समाजवादी पार्टी को लेकर के, लेकिन देखिए इस बार तो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बसपा ने भी राम गोपाल कोरी को खड़ा कर दिया है। अब त्रिकोणीय मुकाबला, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े, समझाइएगा जरा।
निश्चित रूप से देखिए चित्रा जी, पहले तो आपको एक चीज मैं बताऊं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो अपनी सफलता को शाश्वत मान करके जब आश्वस्त हो जाती है उस चीज से, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए उसको आगे जाकर के झटका लगता है। जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता पाई और उसके बाद में वो उस सफलता को शाश्वत मान के आश्वस्त हो गए, जिसका परिणाम 2024 के चुनाव परिणामों में आपने देखा। अब यही बात अगर मैं विपक्ष के ऊपर कहूं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां पे जो पीडीए की जो बात करते हैं अखिलेश जी, वो पीडीए है तो मजबूत, लेकिन इनको ये चीज भी समझनी चाहिए कि आप अगर लोकसभा चुनावों का एनालिसिस करेंगे तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से वर्तमान सांसद जो उसी सीट के विधायक भी थे, वो केवल कुछ सौ वोटों से लीड बना करके गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगभग आप ये समझ लीजिए समान समान वोट लेकर के गई है। कुछ सौ वोटों का अंतर था, मिल्कीपुर विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं। तो इससे ये चीज लगती है कि भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव में कहीं ना कहीं मिल्कीपुर के अंदर भारी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन समस्या यहां पे ये है जो अभी आपने कहा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वहां पे जो कोहली को चुनाव मैदान में उतारा है और उससे किसका समीकरण बिगड़ेगा, ये चीज देखने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के जितने कैंडिडेट हैं वो बीजेपी को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। तो वैसे ही बहुजन समाज पार्टी अब मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के ऊपर कांग्रेस के गठबंधन का खेल बिगाड़ती है या भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ती है, यह महत्वपूर्ण चीज है। अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि 2024 के परिणामों के बाद में जिस तरीके से लगातार अयोध्या को क्रिटिसाइज किया और एक जिसको कहते हैं जिसका एक पूरा देशव्यापी असर पड़ा, और आपने देखा होगा उसका कुछ कहीं ना कहीं अयोध्या का जो वहां पे जो पर्यटन था या जो वहां पे जो तीर्थयात्री थे जो अयोध्या में दर्शनार्थी थे, उनके अंदर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठहराव आया। तो वहां की जनता को यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं फैजाबाद का जो परिणाम है वो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए भी हानिकारक रहा है। और बहुत सारे वीडियो तो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं कि भाई जिनके अंदर जो अयोध्या के निवासी हैं वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं, लोग थोड़ा सा उनको हिकारत की दृष्टि से देखते हैं कि आप लोगों ने जो है वहां राम मंदिर बनवाने वाली पार्टी को आपने हरवा दिया और आपने राम मंदिर का विरोध करने वाली या कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी को आपने चुनाव जितवा दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जनता को उस चीज का भी थोड़ा सा एहसास है। अभी जैसे मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए मेरे वहां पे कई पत्रकार, कई वहां के विद्वान जो है वहां उनसे बात होती है, वो ये कहते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ पे कुछ विशेष ना कर पाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का खेल यहाँ पे अभी मजबूत है। लेकिन यहाँ पे समस्या फिर वही आती है कि आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2017 के बाद में 2022 में वहां पे ब्रह्मचारी जी को इन्होंने कैंडिडेट बनाया और एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया जो कभी जनता के बीच में गया ही नहीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 के अंदर वो सीट भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पे कैंडिडेट लेकर के आती है, ये बड़ा सवाल देखने वाली है। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। वो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।